स्टूडेंट्स, क्लास 10 सोशल साइंस में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम। हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 विच इज द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट किया था हमने। तो स्टूडेंट्स अभी तक जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं दे आर बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इसमें प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला टॉपिक हमने पढ़ा था विच इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। देन वी केम टू द कमिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज एंड द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। इन टॉपिक्स में हमने पढ़ा दैट इंग्लैंड में एंड ऑल ओवर ब्रिटेन क्या क्या चेंजेस आए थे इंडस्ट्रीज के स्टार्ट होने से। देन हमने पढ़ा था अबाउट हैंड लेबर एंड स्टीम पावर, दैट जब इंडस्ट्री स्टार्ट हुई तब लाइफ ऑफ वर्कर्स किस तरीके से चेंज हुआ एंड हैंड लेबर जो मशीन्स का काम नहीं करते थे द लेबर्स विच सर्वाइव ऑन हैंड, उनकी लाइफ कितनी ज़्यादा अफेक्टेड हुई। इसमें हमने एक स्पिनिंग जर्नी वाला टॉपिक पढ़ा था विच इज इम्पोर्टेंट, ये मैंने आपको बताया था। देन वी केम टू द टॉपिक इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनीज। इस टॉपिक में वी स्टडीड अबाउट द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। इस टॉपिक में हमने वो सारे कंट्रीज के बारे में स्टडी करने के बारे में बताया था जहाँ जहाँ पर ब्रिटिशर्स का रूल था। तो इंडिया में भी ब्रिटिशर्स का रूल था बिफोर 1947। तो इंडियन टेक्सटाइल के बारे में हमने पढ़ा दैट कौन कौन से पोर्ट्स थे जो डिक्लाइन हुए ब्रिटिशर्स की रूल के टाइम में और कौन से न्यू पोर्ट्स डेवलप हुए। देन द व्हाट हैपेंड टू द रिवर्स, इस टॉपिक में हमने पढ़ा था एंड मैनचेस्टर केम टू इंडिया। इन टॉपिक्स को हमने पढ़ा था दैट क्या चेंजेस आए थे रिवर्स की लाइफ में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में स्टार्ट हुआ तब। बहुत सारे वीवर्स जो थे वो वीविंग छोड़कर एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ बढ़ गए। तो हमने पढ़ा था दैट व्हाट आर द चेंजेस व्हिच केम इन द लाइफ ऑफ वीवर्स। नाउ वी केम टू नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज फैक्ट्रीज कम अप। फैक्ट्रीज कम अप इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे दैट इंडिया में जब फैक्ट्रीज आने लगी थी तब इंडियन मार्केट में या इंडियन इकोनॉमी में कितने ज्यादा चेंजेस आए। इस टॉपिक का फर्स्ट जो सब टॉपिक हम स्टडी करेंगे वो है द अर्ली एंटरप्रेन्योर्स। अर्ली एंटरप्रेन्योर्स इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे अबाउट द नेम ऑफ पीपल, द नेम ऑफ पर्संस जो कि एंटरप्रेन्योर्स के तौर पे आगे आए उभरे जबकि इंडस्ट्रीज इंडिया में स्टार्ट हुई थी। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक में मैं आपको बहुत सारे नाम बताऊंगी जो कि आते ही बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन के तौर पे कि कौन कौन से एंटरप्रेन्योर्स थे जिनने इंडिया में फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रियलाइजेशन जब आया तब वर्किंग किया। तो लेट अस स्टार्ट द डिटेल स्टडी ऑफ द टॉपिक फैक्ट्रीज कम अप। Factories come up. The first cotton mill in Bombay come up in 1854 and it went into production 2 years later. By 1862, 4 mills were at work with 94,000 spindles and 2,155 looms. तो स्टूडेंट्स पहली मिल कॉटन की मिल इंडिया में बॉम्बे में आई, वो बनी थी 1854 में जिसमें कि प्रोडक्शन 2 साल के बाद स्टार्ट हुआ था। उसके बाद 1862 में 4 मिल्स बनी। 4 मिल्स जो थी काम करने लगी एक साथ जिसमें 94,000 स्पिंडल्स थे और 2,155 लूम्स थे। अराउंड द सेम टाइम जूट मिल्स came up in Bengal, the first being set up in 1855 and another one 7 years later in 1862. अब उसी समय में जूट मिल्स बंगाल में स्टार्ट हो गई थी। 1855 में पहली मिल बनी और 7 साल बाद 1862 में दूसरी मिल बनी। In North India, the Align mill was started in Kanpur in 1860s and a year later the first cotton mill of Ahmedabad was set up. अब नॉर्थ इंडिया में एलाइन मिल स्टार्ट हुई थी कानपुर में और पहली कॉटन मिल अहमदाबाद में सेटअप हुई थी। बाय 1874 द फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स ऑफ मैड्रास बिगेन प्रोडक्शन। 1874 में पहली स्पिनिंग और वीविंग मिल स्टार्ट हो गई, प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ।
Who set up the industries? Where did the capital come from? Who come to the work for in the mills? अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन ही आता है कि इंडिया में इतनी सारी मिल्स स्टार्ट हुई, प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, तो किसने स्टार्ट की, यानी इंडस्ट्री स्टार्ट करने वाला कौन था, पैसा कहाँ से आया, यहाँ पर कैपिटल का मतलब पैसा है, पैसा कहाँ से आया, और कौन काम करने आते थे। तो यह सब जानने के लिए हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक, जो कि है द अर्ली एंटरप्रेन्योर्स। इंडस्ट्रीज वर सेट अप इन डिफरेंट रीजन्स बाय वेरिंग सॉर्ट ऑफ पीपल। लेट अस सी हु दे वर। तो इंडिया में अलग अलग लोगों ने इंडस्ट्री स्टार्ट करी, पढ़ते हैं हम सबका डिटेल। The history of many business groups goes back to trade with China from the late 18th century. As you have read in the book last year, the British in India began exporting opium to China and took tea from China to England. तो स्टूडेंट्स लास्ट ईयर हमने पढ़ा था कि लास्ट ईयर की हिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स जो थे वो चाइना से ओपियम एक्सपोर्ट करते थे और चाइना से टी यानी चाय पत्ती लेकर इंग्लैंड बेचते थे। मैनी इंडियंस बिकेम जूनियर प्लेयर्स इन दिस ट्रेड, प्रोवाइडिंग फाइनेंस, प्रोकरिंग सप्लाईज एंड शिपिंग कंसाइनमेंट्स। इस सब काम में बहुत सारे जो इंडियन लोग थे वो ब्रिटिशर्स के जूनियर की तरह मदद करते थे, यानी कि ब्रिटिशर्स के सपोर्टर की तरह मदद करते थे। हैविंग अर्नड थ्रू ट्रेड, some of these businessmen had visions of developing industrial enterprises in India. अब जैसे जैसे वो लोग ब्रिटिशर्स की मदद कर रहे थे तो इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि इंडिया में भी इंडस्ट्रियल बिजनेस स्टार्ट किया जाए। कौन कौन थे वो लोग, तो नाम पढ़ते हैं अपन आगे। इन बंगाल, द्वारकानाथ टैगोर मेड हिज फॉर्च्यून इन चाइना इन द चाइना ट्रेड बिफोर ही टर्न टू इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, सेटिंग अप 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज इन 1830s एंड 60। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। एक बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर जो थे उन्होंने स्टार्ट किया था, 6 जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टार्ट की थी उन्होंने 1830 से 40 के बीच में। टैगोर्स एंटरप्राइजेस सैंक अलॉन्ग विद दोज ऑफ अदर्स इन द वाइडर बिजनेस क्राइसिस इन 1840s, बट लेटर इन 19th century मैनी ऑफ चाइना ट्रेडर्स बिकेम सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट। तो 1840s के आसपास कुछ बिजनेसमैन का पैसा डूब गया, मगर फिर बाद में धीरे धीरे करके बहुत सारे चाइना के जो ट्रेडर्स थे वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए। इन बॉम्बे, पारसीज लाइक दिनशॉ पेटिट एंड जमशेदजी टाटा, who built up huge industrial empire in India, accumulated their initial wealth partially from export to China and partially from raw cotton shipment to England. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, दिनशॉ पेटिट, जमशेद जी, नुसरत जी टाटा, जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। उन्होंने भी स्टार्ट किया था अपना बिजनेस। पहला कुछ लोगों ने चाइना से एक्सपोर्ट करते हुए, कुछ लोगों ने रॉ कॉटन एक्सपोर्ट करते हुए उन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया था। सेठ हुकुमचंद, a Marwadi businessman who set up the first Indian jute mill in Calcutta in 1917, also traded with China. So did the father as well, grandfather of same famous industrialist G.D. बिरला। G.D. बिरला के दादाजी सेठ हुकुमचंद ने, जो कि एक मारवाड़ी बिजनेसमैन थे, उन्होंने पहली इंडियन जूट मिल स्टार्ट की थी कलकत्ता में 1917 में। नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं हम लोग। कैपिटल वॉज एक्यूमुलेटेड थ्रू अदर ट्रेड नेटवर्क्स। अब पैसा कहाँ से आया बच्चों, तो पैसा जो था वो अलग दूसरे तरीके के बिजनेस से स्टार्ट किया था उन लोगों ने। सम मर्चेंट्स फ्रॉम मैड्रास ट्रेडेड विद बर्मा वाइल अदर्स हैड लिंक विद मिडिल ईस्ट एंड ईस्ट अफ्रीका। कुछ मर्चेंट जो थे वो बर्मा देश के साथ डील करते थे, वेरस कुछ जो थे वो मिडिल ईस्ट और ईस्ट एशिया के साथ में, ईस्ट अफ्रीका के साथ में बिजनेस करते थे। There were yet another commercial groups, but they were not directly involved in external trade. अब और भी कुछ कमर्शियल ग्रुप्स थे मगर वो सीधे तरीके से बिजनेस में या ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं थे। They operated within India, carrying goods from one place to another, banking money, transferring funds between cities and financing traders.
वो लोग इंडिया में ऑपरेट करते थे, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाते थे, मनी ट्रांसफ़र करते थे, इस तरीके से काम सारे करते थे। When opportunities of investment in industries opened up, many of them set up as factories. अब जब उनके लिए इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी खुल गई तो उनमें से बहुत सारों ने फैक्ट्रीज स्टार्ट कर दी थी। As colonial control over India, trade tightened, the space within which Indian merchants could function became increasingly limited. जैसे जैसे ट्रेड जो था वो थोड़ा कठिन हुआ, वैसे वैसे स्पेस लिमिटेड हो गया। There were barred from trading with Europe and in manufactured goods and had to export mostly raw material and food grains, raw cotton, opium, wheat, indigo required by the British. They were also gradually urged out of shipping business. अब वो लोगों को ऐसे काम करने पड़े जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश सरकार करवाती थी, जैसे कॉटन, वीट, ओपियम, इंडिगो, इनका ही सप्लाई करना जो ब्रिटिश सरकार बोलती थी वो लोग उन लोगों को काम करना पड़ता था। Till the First World War, European managing agencies in fact controlled a large sector of Indian industries. Three of the biggest ones were Bird, Huggles and Corporation, Andrew, Jardine, Strinker and Company. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे नाम दिए हुए 3 बड़ी बड़ी कंपनीज़ के जो कि यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी थी जो कि काम करती थी इंडियन इंडस्ट्रीज़ के सेक्टर में। तो ये नाम इम्पॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट्स इनको ध्यान से समझेंगे। These agencies mobilize capital, set up joint stock companies and manage them. ये एजेंसी कैपिटल इकट्ठा करती थी, यानी पैसा इकट्ठा करती थी, जॉइंट स्टॉक कंपनीज बनाती थी और उनको मैनेज करने का काम करती थी। In the most instances, Indian financiers provided the capital while the European agencies made all investment and business decision. ज़्यादातर में इंडियन जो लोग थे वो पैसा देते थे और यूरोपियन एजेंसी सारे डिसीजन लेती थी। The European merchant industrialists had their own chamber of commerce, which Indian businessmen were not allowed to join. यूरोपियन बिजनेस मर्चेंट का अपना एक ग्रुप था, चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी एक ग्रुप होता है जिसमें इंडियंस को अलाउ नहीं किया गया था। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक में हमने पढ़ा कि कौन कौन से मर्चेंट्स थे, कौन कौन से लोग थे जिन्होंने पहले इंडस्ट्री स्टार्ट की थी। तो जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम यहाँ पर आए हैं वो सभी 1 मार्क क्वेश्चन के तौर पे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सभी स्टूडेंट्स इन सभी टॉपिक्स को ध्यान से स्टडी करेंगे और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है।